हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानून के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में आज किसान संगठनों का राजभवन तक जो मार्च हो रहा है, इसके लिए काफी तादाद में कई संगठनों से जुड़े आंदोलनकारी पटना में इकट्ठा हुए और इसी बीच आंदोलनकारियों को राजभवन की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पटना की सड़कों पर राजभवन तक मार्च किया और किसानों का मार्च गांधी मैदान से निकलकर के राजभवन की ओर बढ़ने लगा। मार्च अभी डाक बंगला चौराहे पर ही पहुंचा था कि पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। किसान आगे राजभवन की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। डाक बंगला चौराहे पर रोके जाने के बाद किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जब भीड़ नियंत्रित होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई और भाग रहे किसानों को भी पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। कई किसानों ने गलियों में छिपकर के अपनी जान बचाई तो कई महिला किसान सड़कों पर गिर गई, जिससे उन्हें काफी चोट भी पहुंची है। उन्हें पीएमसीएच भी भेज दिया गया है। और बता दें कि किसान महासभा ने पटना में राजभवन मार्च का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जैसे लेकर के प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई है। किसान महासभा के सैकड़ों लोग राजभवन मार्च में शामिल हैं और जिनकी पुलिस से झड़प हुई है। गांधी मैदान में लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ करके मार्च डाक बंगला की तरफ बढ़ा था, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक हुई थी, झड़प हुई और उसी के बाद पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर पुलिस ने किया है। रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत करने के लिए। रामपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। रामपाल जी, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी पटना में, वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया किसानों पर। जी, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जी, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जी, इसलिए मैं सलाह देना चाहूंगा और मेरी ओर से पूरे देश के किसान की ओर से ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारी नीतीश कुमार की सरकार जी, किसानों को अपना दुश्मन नहीं माने। इसी देश के जन हैं, इन किसानों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है जी, तो जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया उनको पर लाठी से लड़ाई किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसलिए और पूरे देश में कहना चाहेंगे, इस ढंग की हरकतों से केंद्र सरकार और जो भी राज्य सरकार ऐसा कर रही है वो बाज आवे। ये किसानों पे, अन्नदाता पे लाठी चलाना, उनका अपमान करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए संयम से काम ले सरकार, संयम होकर ही काम करे सरकार के अधिकारी, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी घटनाएं देश में अच्छी नहीं मानी जाएगी। और बिहार में जो लाठीचार्ज किया, सरकार बिना लाठीचार्ज भी ये काम कर सकती थी, रोक सकती थी, कोई मना नहीं थी। आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है किसानों का। तो जो भी किसान किसी भी संगठन का, किसी भी बैनर से हो, यदि वो आंदोलन करता है तो उसको स्थान देना, उसकी व्यवस्था की चिंता करना, ये सरकार का काम है। इसलिए सरकार अपना दायित्व तो पूरा कर नहीं रही, उल्टा लाठियों से सरकार चलाना चाह रही है। इसलिए लाठी डंडे की सरकार यह चलने वाली नहीं है। इस देश ने कभी भी लाठी डंडे की सरकार को सहन नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। वो वही मैदान है जहाँ जयप्रकाश नारायण पर लाठीचार्ज हुआ था और उसका परिणाम इन सरकार को जान लेना चाहिए कि परिणाम क्या होता है। ये अच्छा हो कि इस रास्ते पे सरकार नहीं चले। जी, अभय विश्वास भट्ट जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अभय जी, जिस तरीके से जो वहां पर किसान पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे राजभवन की तरफ, उनको शांतिपूर्ण तरीके से भी रोका जा सकता था, ये कह रहे हैं रामपाल जाट, लेकिन उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? देखिए, जब राजभवन मार्च में शामिल लोग या किसी भी आंदोलन में शामिल लोग जब भूड़दंगई करेंगे, सड़कों पर बेवजह किसी को तंग तबाह करेंगे, तो प्रशासन उसको दबाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए निश्चित रूप से कुछ हल्का प्रयोग कर सकती है। जी,
रामपाल जी, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बेवजह वो सड़क पर आए थे और बेवजह सड़क पर आए, हुड़दंग किया, जिसकी वजह से उन पर हल्का प्रयोग किया गया। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं। रामपाल जी। हितेंद्र स्वामी जी, जी, हल्का बल प्रयोग कहकर जी, इस भयंकर लाठीचार्ज पर जी, पर्दा डालने की कोशिश जी, में असफल रहेगी सरकार। जी, इसमें पर्दा नहीं डलेगा। जी, और हमने तो संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जी, पूरे हिंदुस्तान में जी, सब किसानों को यह आग्रह किया हुआ है कि इस आंदोलन की शक्ति, इस आंदोलन की ताकत शांति है और हमारा सारा आंदोलन शांति, अहिंसा और सत्य के आधार पर ही चल रहा है। इसी आधार पर चलेगा। सरकार को समझना चाहिए, वो भी इसी रास्ते पर चलेगी तो अच्छा रहेगा। संयम बरतेगी तो अच्छा रहेगा। जल्दी से अपना संयम नहीं खोए, इसकी आवश्यकता है। जी, अभय जी, संयम ना खोए सरकार, इस तरीके का लाठीचार्ज ना करे, बल्कि जो किसानों की मांग है उनमें किसानों के साथ खड़ी हो आकर के, और किसानों की जो मांगे हैं उनको मानने के लिए केंद्र सरकार को भी केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश करे, ऐसा कहना रामपाल जाट का। और अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ ही झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। झुकता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? ये जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार जो किसान बिल लाई है वह पूरी तरीके से किसानों के हित में है। और इस पर खुली चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बार पहल भी किया, वार्ताएं भी की। लेकिन अगर विपक्ष की साजिश यही हो, किसानों का आंदोलन अगर किसी दल का आंदोलन बन जाए, तो निश्चित रूप से उसे वहाँ किसानों का वो आंदोलन ना होकर के राजनीति से प्रेरित आंदोलन हो जाता है। और राजनीतिक दल का ये आंदोलन आप बता रहे हैं, ये भी साफ कर दीजिए आंदोलन समाप्त हो। अभय जी, ये भी साफ कर दीजिए कौन से राजनीतिक दल से आप इस आंदोलन को जोड़ रहे हैं? ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि इस आंदोलन में कौन कौन से लोग पिछले दरवाजे से गेम खेल रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार से राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से पिछले दिनों किसानों के नाम पर आंदोलन किया, और उस किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुए, जो प्रदर्शन हुए, उसमें किसान तो थे ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक दल के लोग थे। और राष्ट्रीय जनता दल का केंद्र में किसके साथ गठबंधन है, यह बात भी सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश इस आंदोलन में जब आ गई है, तो निश्चित रूप से किसानों से वार्ता वो करने ही नहीं देते हैं। केंद्र सरकार ने कई बार इस पर पहल किया कि किसानों से वार्ता हो जाए और यह आंदोलन समाप्त हो। केंद्र सरकार आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कई बार पहल की, लेकिन जब राजनीति से प्रेरित अगर कोई आंदोलन हो और वो चाहते ही नहीं हो कि आंदोलन समाप्त हो, तो वो आंदोलन कभी समाप्त नहीं हो सकता। रामपाल जी, साफ तौर पर ये तो इन्होंने साफ कर दिया कि ये तो किसान थे ही नहीं, ये तो राजनीति से प्रेरित आंदोलन है और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे, हुड़दंग मचाने पहुंचे थे, इसलिए हमने लाठीचार्ज किया। हितेंद्र स्वामी जी, जी, तर्क के लिए इनकी बात मान लें अपन। जी, यदि कोई राजनीतिक दल का भी है, जी, कोई राजनीतिक दल भी है, जी, तो उनको संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आंदोलन करने का। जी बिल्कुल, मैं भी यही सवाल कर रहा था, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अभय जी, जवाब दे दीजिए। अब रामपाल जाट जी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर विपक्षी दल भी है, विपक्ष के नेता भी हैं या कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या उनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? प्रदर्शन सबको लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिमय ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई हुड़दंगी करेगा तो यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता को तंग तबाह नहीं होने देगी। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, सब लोग करते हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी आंदोलन करते थे, लेकिन हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक और अनुशासनात्मक था। आज का आंदोलन का आप तौर तरीका देख रहे हैं, आप खुद देखे होंगे कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें युवाओं के द्वारा कैसे कैसे हरकतें की जा रही हैं। तो आज पटना में क्या नुकसान किया गया इन आंदोलनकारियों की तरफ से? हाँ जी, पटना में क्या नुकसान किया गया जिसकी वजह से ये लाठी भांजनी पड़ी है उन्हें? पटना में जो आंदोलन हो रहा था वो आप देखे होंगे कि कैसे बैनर पोस्टर लोग फाड़ रहा था। पहले फाड़ने से क्या वहां पर कानून व्यवस्था आपकी बिगड़ रही थी? निश्चित रूप से अगर आप सड़कों पर किसी का बेवजह बैनर फाड़ेंगे, किसी को बेवजह परेशान करेंगे, टेम्पू चालकों को पीटेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी होगी। किसानों ने पीटा लोगों को वहां पर अपने आंदोलन में? नहीं, किसानों ने नहीं पीटा।
मैं अभी की बात नहीं, पहले की बात कर रहा था, पिछले अभी की बात कर रहा हूं सर। सवाल आज का है, सवाल आज का है अभय जी, सवाल आज का है। जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान, सड़कों पर आए थे और उन पर क्यों लाठियां भांजी गई, सवाल ये है। उन पर सवाल है तो उनका मैं भी जवाब दे रहा हूं कि प्रदर्शन अगर शांतिमय ढंग से होता तो सरकार जो प्रशासन था वह उसको पीटने नहीं जाता, प्रदर्शनकारियों को पीटने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अशांति भंग कर रहे होंगे, शांति को भंग करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर अपना काम करेगी। क्या रामपाल जी, क्या अपने हक की आवाज उठाना, क्या अपने हक की आवाज उठाना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना नहीं है, वो भी, उसमें भी इनकी कानून व्यवस्था जो है वो भंग होती है और इसीलिए इनको लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। स्वामी जी, कानून व्यवस्था बना रखना सरकार का धर्म है जी, और वो उसके पास इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होती है जी। पहले व्यवस्था करनी होती है जी, इसलिए वो व्यवस्था में सरकार असफल होती है जी, विफल हो जाए जी, उनकी गुप्तचरी विफल हो जाए, है ना, और फिर वो उसका उत्तर लाठीचार्ज से दें, ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। संविधान ने सबको विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया हुआ है जी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कौन भी करेगा, सरकार का काम है उसकी सुरक्षा करे, उसको सुविधा दे, उसको रुकने नहीं दे। तो आप विरोध प्रदर्शन कर क्या लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हो क्या, कि हम तो लोकतंत्र चाहिए नहीं, लाठी तंत्र चलाएंगे। अभय जी, लाठी तंत्र मत लाओ। अभय जी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये बात रामपाल जी भी मानते हैं। और ऐसे में जब पहले ही ये प्रस्तावित कर दिया गया था कि वहां पर रैली होगी, कानून व्यवस्था बनाने की बजाय आपने सीधा लाठीचार्ज कर दिया, तो ऐसे तो ये सवाल उठेगा ही ना कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, आवाज भी नहीं उठाने दे रहे हैं किसी को। आज यह कोई नया प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसके पहले कई प्रदर्शन हुए हैं जी, और उसमें सरकार और उसमें जो प्रशासन है जो पीटा नहीं है। तो आज क्यों? लेकिन अगर बीच बीच में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी गलत मान्यता थी, जो इस आंदोलन में लोग थे, प्रदर्शन में लोग थे। क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको अभय जी, कि आज क्या किया है प्रदर्शनकारियों ने ऐसा जिसकी वजह से आज उन पर लाठीचार्ज की गई? आज के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और हम जहां तक न्यूज भी देख रहे थे जी, तो फिर न्यूज में जो हमें देखने को मिला जी, उसमें स्पष्ट रूप से यही दिखा कि कहीं ना कहीं वह शांति भंग कर रहे थे, शांति भंग करने की चेष्टा कर रहे थे, प्रशासन को बातों को नहीं मान रहे थे, जिसके कारण ऐसा हल्का फुल्का बल प्रयोग हुआ है ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सके। जी रामपाल जी, साफ तौर पर इनको ये जानकारी नहीं है कि आज क्या नुकसान किया है, कौन सी शांति भंग करने की कोशिश की है। हालांकि इतना जरूर है कि बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी, सिर्फ यही वजह हो सकती है, और इसमें उन पर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज करना मुझे लगता है जायज नहीं है। रामपाल जी, आप सही कह रहे हैं, ये लाठीचार्ज को उचित ठहरा रहे हैं, इसलिए ठहरा रहे हैं, पहले राजनीति में जो कार्यकर्ता थे वो आते पराक्रम के बल पर, जो पराक्रम के बल पे आते थे उनमें न्याय बुद्धि होती थी। अब जो परिक्रमा के बल पर राजनीति में आ रहे हैं, उनको तो यही बोल नहीं है, इसलिए उनको तो जो सरकार करेगी वो उचित कैसा है, इसी में पूरा दिमाग लगाना है। मैं तो चाहूंगा सभी जो भी कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों के जी, बिना राजनीतिक दलों के जी, न्याय बुद्धि के आधार पर बात करें जी, न्याय बुद्धि के आधार पर बात करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल रामपाल जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है वो काफी निंदनीय है, अब माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे किसान, उन पर इस तरीके का लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार इस देश में है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है,
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई से बौखलाए शिवसेना सांसद संजय राउत की हैकड़ी निकल गई है। अब संजय राउत ने ईडी से अपनी पत्नी की पेशी के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेज करके आज पेश होने के लिए कहा था, जिसे शिवसेना नेता ने राजनीतिक साजिश करार दिया और ईडी के साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने यहां तक कि यह भी कहा था कि उनकी नज़र में ईडी जैसी सरकारी एजेंसियां महत्व का विषय नहीं है। हालांकि अब उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने ईडी से अतिरिक्त समय देने की गुहार लगाई है और संजय राउत की पत्नी वर्षा की तरफ से सोमवार की शाम ईडी को पत्र भेज करके पेश होने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। माना जा रहा है कि अब वो 5 जनवरी को ईडी कार्यालय जा सकती हैं। ईडी वर्षा से पीएमसी बैंक घोटाले में 55 लाख रुपए के लेन देन मामले में पूछताछ करना चाहती है। इसके पहले ईडी की तरफ से 2 बार वर्षा राउत को समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वहीं इसके पहले संजय राउत ने पत्नी को मिले नोटिस पर अपनी जो भड़ास है वो निकाल चुके हैं। और वहीं कल मुंबई के बलाड स्ट्रीट स्थित ईडी दफ्तर में शिवसेना के नेताओं ने एक पोस्टर भी लगाया था, जिस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय लिखा था और शिवसेना भवन में संजय राउत की पीसी के बाद जबरदस्त हंगामा भी हुआ, जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी और भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रही। अतुल भातखलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। अतुल जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से संजय राउत लगातार मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, उनकी पत्नी को जो नोटिस भेजा गया ईडी की तरफ से? नहीं, ऐसा है कि संजय राउत की जो कल की पत्रकार वार्ता थी वो देखकर मुझे इंग्लिश का वो एक फेमस मुहावरा या वाक्य मुझे याद आया, लेडी प्रोटेस्ट टू मच। और इसके लिए आज वो गए नहीं ईडी के ऑफिस में। कल तो बोल रहे थे मैं क्लीन हूं, छुपाने जैसा कुछ नहीं है, ये जादगी है, तो आज गए क्यों नहीं? आज तो बोला कि मुझे 5 जनवरी तक का समय दो। क्यों भाई? और इसके लिए संजय राउत जी को मैं इतनी सलाह दूंगा कि उन्होंने 2 महीने पहले कहा था कि मैं डॉक्टर से दवा नहीं लेता हूं, मैं कंपाउंडर से दवा लेता हूं। तो कल की पत्रकार वार्ता देखकर तो मुझे लगा कि आजकल वो कंपाउंडर से भी दवा नहीं लेते। तो कोई अच्छा एमडी डॉक्टर देखो और उससे दवा लेने का प्रयास करो पहली। जी बिल्कुल। विक्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना से। विक्रम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद। जी विक्रम जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए शिवसेना की तरफ से जो ईडी के दफ्तर पर बीजेपी का कार्यालय लिख करके जो पोस्टर चिपकाया गया, क्या उसको आप सही समझते हैं? नहीं, देखिए ईडी का जो एक्टिविटी रहा है पिछले 1 सालों से, जब से महागाड़ी का सरकार महाराष्ट्र में बना है जी, तब से जो ईडी का एक्टिविटी रहा है जो है, तो निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं ये लगता है, आम लोगों को लगता है कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से जो है जी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं जो है जी। और जिस तरीके से टारगेटेड जो है कल वर्षा ताई को किया गया जो है, राउत साहब को किया गया, इसके पहले प्रताप सरनाईक साहब को किया गया है जी,
कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी को लगता है जी कि ये भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन पे जो है सेंट्रल की एजेंसियां काम कर रही हैं जो है जी ये आम लोगों का आवाज है। जी, तो क्या इस तरीके का कृत्य करेगी शिवसेना के कार्यकर्ता, इस तरीके का कृत्य करेंगे कि किसी भी नहीं, केंद्रीय देखिए, एजेंसी पर जाकर के बीजेपी कार्यालय का पोस्टर चिपका कार्यकर्ताओं देंगे? का भावना या आम आदमी का भावना किसका है क्या है, पार्टी उस चीजों से जो है कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों को लगता है महाराष्ट्र में जो ये माहौल चल रहा है जो है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये मिशन लोटस है जो है, और ये मिशन लोटस जो है महाराष्ट्र की जनता जो है कभी सक्सेस नहीं होने देगी जो है, और जब भी होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जो फिर से चुनाव होगा। विक्रम जी यहाँ भी इस मामले में भी आपकी जो सरकार है वही जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर केंद्रीय एजेंसी के जो दफ्तर हैं अगर वो भी सेफ नहीं है तो कैसी कानून व्यवस्था है? नहीं, देखिए वहां पे किसने पोस्टर लगाया, आप कैसे बोल सकते हैं कि वहां पे जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लगाया? वो कोई कौन लगाया, क्या किसकी हिम्मत हो गई इतनी कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पर इस तरीके का पोस्टर लगा करके चला जाए? नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। वो महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस जो है उस चीज को बताएगी, जवाब देगी जो है। जी लेकिन चलिए अतुल जी जिस तरीके की कार्रवाई लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है उस पर अब आम जन में ये धारणा बन चुकी है कि केंद्र सरकार जो चाहती है वो होता है, क्योंकि अब से पहले जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब तक इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब जब शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है तो इस तरीके की कार्रवाई शिवसेना के नेताओं पर की जा रही है। पुराने मामलों को अब उठाकर के सामने लेकर के आया जा रहा है। अतुल जी, पहली बात तो शिवसेना को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए वो इस प्रकार के बहाने ढूंढे। 10 बरस के पहले इन्होंने लोन लिया था अपने कोई परिचित लोगों से, ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि पीएमसी बैंक का जो स्कैम है वो 1.5 बरस पहले खुल गया ना, तो उसकी तहकीकात करते समय ये सब सामने आया। और इशू क्या है, पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल करके कंपनी को कई करोड़ों रुपए का लोन दिया। वो किसके लिए दिया? हेलो जी हाँ, वो किसके लिए दिया? तो वो लोन मुंबई के एक मिडिल क्लास सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कर्जा लिया। जिस दिन कर्जा ये एचडीआईएल से इनको मिल गया उसी दिन प्रवीण राउत ने वो कर्जे में का एक हिस्सा अपने वाइफ के नाम पे डाला। वाइफ ने संजय राउत के वाइफ के नाम पे डाल दिया 55 लाख रुपया 10 बरस पहले, यानी आज के 2-4-5 करोड़ रुपया हो गया। 10 बरस हुआ, जो कर्जा लिया है वो अभी तक वापस नहीं किया, और लोन का हिस्सा कर्जे के रूप में दूसरे को कैसा दिया? और इसके लिए ये सब बातों के ऊपर बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मराठी लोगों के घर बांधने के लिए जो कर्जा मिला था वो कर्जा भी शिवसेना के लोगों ने खा लिया, ये लोगों के सामने आ रहा है। इसके कारण ये सब फालतू की बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा। अतुल जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है सियासत वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है, और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है और भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज हम आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक हैं, और ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर्स में से एक हैं। इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो तकनीक है वो भारत में ही तैयार की गई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी शुभारंभ किया है। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और ये सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा, और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किलोमीटर लंबा है, और ये पंजाब के लुधियाना के पास
साहनेवाल से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजर करके पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। और इस परियोजना का उद्देश्य मार्ग के साथ साथ राज्यों में बुनियादी ढांचे और उद्योग को भी रफ्तार देना है। कई राज्यों से होकर के गुजरने वाले इस कॉरिडोर का करीब 57% हिस्सा यूपी से होकर के गुजरेगा। और इस दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।